नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशांत महासागर में के बारे में। मतलब प्रशांत महासागर की कौन कौन सी है, प्रशांत सागर में कौन कौन से द्वीप वगैरह हैं, कौन कौन से वहाँ पे उच्चावच या कहें कि कौन कौन से वहाँ पे गर्त वगैरह पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। मतलब प्रशांत महासागर की कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में बताएंगे जो नॉर्मल में लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और नॉर्मल में किताबों वगैरह में आपको अच्छे से समझ में आता भी नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के आए हैं। तो मैंने एक पीछे मैप बना दिया है, जो मैप है किसका, प्रशांत महासागर का मैप है। इस मैप में मैंने ये आप देख लीजिए, इस तरफ जो दिख रही बाउंड्री लाइन, इस तरफ क्या है, एशिया है। मैं लिखे दे रहा हूँ, इस तरफ का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये एशिया है। एशिया के बाद अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका है, एशिया में भी ये रूस है। और इस तरफ क्या है, अलास्का देखेंगे तो यहाँ पे यूएसए पड़ता है, यूएसए का अलास्का। तो ये है। नीचे की तरफ देख लीजिए दक्षिण अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है, और नीचे की तरफ अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है, ये दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये भी एशिया का ही पोर्शन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़, वियतनाम आदि देखने को मिलेंगे। भी मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी कौन कौन से हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे जापान दिख रहा है। ये क्या है, जापान है। यहाँ पे क्या, द्वीपों की एक श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं जापान। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आसपास के प्रशांत महासागर से सीमाएं बनाते हैं। मतलब कि अगर जो सिर्फ स्थल खंड की हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के आसपास से, तो प्रशांत महासागर किन से घिरा हुआ है। तो प्रशांत महासागर को हम देखेंगे तो प्रशांत महासागर अपनी पूर्वी सीमा बनाता है उत्तर अमेरिका के साथ और दक्षिण अमेरिका के साथ, और पश्चिमी में इसके देखेंगे तो स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम देखेंगे तो एशिया स्थित है। उत्तरी सीमा बनाता है ये आर्कटिक के साथ। मतलब इसके उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर पड़ता है, और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। मतलब कि अगर जो देखेंगे वाटर बॉडीज़ के रूप में तो ऊपर की ओर हमें देखने को मिलती है बेरिंग जल संधि। तो वहाँ से ले करके दक्षिण तक, सुदूर दक्षिण तक, अंटार्कटिका के अडारे प्रायद्वीप तक, अंटार्कटिका के अडारे प्रायद्वीप तक विस्तार पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। यहीं पर आप देखेंगे एक और जल संधि स्थित है जिसको बोलते हैं मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि भी अगर हम देखेंगे तो ये भी किसको किसको, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे एक छोटा सा देश पड़ता है, इसको बोलते हैं पनामा, और यहाँ पे एक पनामा नहर भी है जो भी इन दोनों को जोड़ती है। तो खैर ये तो गई बातें आसपास के बाउंड्री लाइन के बारे में। अब हम इनके, दरअसल कोई भी सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी हमें सीमांत सागर छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। सीमांत सागर का मतलब सीमा का अंत, ऐसे सागरीय क्षेत्र या कहें ऐसा उथला समुद्री जो उसकी सीमा का निर्धारण करता है, सीमांत सागर हम कहते हैं। तो आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन से सीमांत सागर हैं प्रशांत महासागर के, उनको हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम उत्तर की ओर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा चुक्की सागर, यहाँ पे आपको दिखेगा ओखोस्टक सागर, ओखोस्टक सागर के बाद यहाँ पे दिखेगा जापान सागर, जापान सागर के बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर मतलब साउथ चाइना सी। और यहीं पे आपको दिखेगी छोटी सी खाड़ी, यहाँ पे इसको बोलते हैं टॉकिंस की खाड़ी। टॉकिंस की खाड़ी, टॉकिंस की खाड़ी स्थित है वियतनाम के किस हिस्से पर, वियतनाम के पूर्वी हिस्से पर यहीं पे स्थित है। क्योंकि आप देखेंगे यहीं पे वियतनाम है, वियतनाम के नीचे फिर कंबोडिया, फिर लाओस है, आए देश यहाँ पढ़ते हैं। तो वियतनाम के यहाँ का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं टॉकिंस की खाड़ी, इसको याद रखिएगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे सागर दिखेगा जिसको जावा सागर बोलते हैं। इस तरफ सागर देखेंगे तो आपको सागर दिखेगा सुलू सागर, और उसके नीचे की तरफ देखेंगे तो बांदा सागर दिखता है। बांदा जिला भी है यूपी का बांदा, तो बांदा सागर भी यहीं पे पड़ता है। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको खाड़ी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कारपेंटिया की खाड़ी। यहाँ पे एक सागर स्थित है जिसको बोलते हैं कोरल सागर। नीचे की तरफ आएंगे तो स्थित है तस्मान सागर। इस तरफ हम आएंगे तो पूरा वही प्रशांत महासागर ही, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया। यहाँ पे आप खाड़ी याद रखिएगा, यहाँ पे खाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, और ऊपर की तरफ यहाँ पे पड़ती है अलास्का की खाड़ी। तो ये तो हो गई बाउंड्री लाइनें जो आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। अब इसमें स्थित कुछ ऐसे महत्व के बारे में बताते हैं, मतलब इसका नाम कैसे पैसिफिक ओशियन पड़ता है। दरअसल एक नाम सुने मैगलन, अभी मैंने जैसे चर्चा किया, मैगलन है, साइंटिस्ट हैं, पुर्तगाली एक नाविक थे जो पूरे विश्व की यात्रा समुद्र के जरिए करते हैं। जब ये केप हॉर्न मतलब कि दक्षिण अमेरिका के दूर दक्षिण से होते हुए
क्योंकि आप जान रहे होंगे दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न कहलाता है। उसी रास्ते से होते हुए जब अटलांटिक के थपेड़ों भरे रास्तों से होते हुए जब ये प्रशांत महासागर पहुँचते हैं तब इनको बहुत ही वो शांत एरिया दिखता है, काफ़ी शांत, क्योंकि अटलांटिक का काफ़ी पानी जो है काफ़ी उफान मारता रहता है, मतलब यहाँ पे चक्रवाती क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों में। लेकिन जब ये वाला क्षेत्र काफ़ी शांत है तो इन्होंने जब देखा काफ़ी शांत है तो नाम रख दिया पैसिफियो। पैसिफियो मतलब शांत जल, तो मतलब कि जब इससे जो शांत जल था इसकी तुलना में ये क्या था, शांत था, इसलिए उनका नाम रख दिया पैसिफियो। इसी पैसिफियो से नाम पड़ जाता है पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के सेंस में नाम कहें पैसिफिक कैसे पड़ा, तो इसी के जरिए पड़ा। खैर कुछ ऐसी पैसिफिक ओशियन का महत्व तो हमारी पृथ्वी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, या कहें कि पूरा पृथ्वी का स्थलखंड भी पैसिफिक ओशियन से छोटा ही है। इसके ऊपर कई मूवी बन चुकी, पैसिफिक रिम जैसी मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। कुछ इस पर क्या होते हैं, कुछ आपको उसमें क्या कही जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ करके आपको उसमें प्रदर्शित की जाती हैं, जो खैर वो सही नहीं होती हैं, लेकिन आप मनोरंजन के तौर पे आप उनको देख सकते हैं। ये तो प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के सेंस में मैंने बताया कि दो पहलू समझ में आते हैं। एक कहते हैं कि प्रशांत महासागर की उत्पत्ति जो थी वो चंद्रमा के अलग होने से हुई, लेकिन वो तर्क सही नहीं है। दूसरी उत्पत्ति मानना यह है कि प्रशांत महासागर का जो भूखंड था वो नीचे धंस गया और बारिश से क्या हुआ, पानी वहाँ पे जमता चला गया और वो प्रशांत महासागर का रूप ले लिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रशांत महासागर बन गया। तो एक पहलू ये भी सामने आता है, लेकिन वास्तविकता में आज तक इसके बारे में भी कोई डिटेल बिल्कुल नहीं बताया जा सका है कि प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई कैसे। इसके बारे में बिल्कुल सॉलिड आपको नहीं मिलेगा कि मतलब कैसे हुई, इसके बारे में कुछ अपनी अवधारणाएं लोग बताते हैं, कोई देखा तो है नहीं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब बात आएगी इसमें कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। द्वीप को मैं पहले बता दूँ, फिर मैं गर्तों की ओर आऊँगा। द्वीप को मैं पहले बता दूँ। द्वीप की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये वाला क्षेत्र, आप मैप देखिएगा, एटलस मैप अपने साथ रखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की इस साइड में बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे द्वीप हैं। उन द्वीपों में खासियत यह है, इन द्वीपों की संयुक्त रूप से ओसेनिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओसेनिया। ओसेनिया में खैर इसमें आप मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया आदि रूप से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर जो आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, तो आप मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखिएगा। इसी विश्व भूगोल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको नीचे ऑस्ट्रेलिया का वीडियो मिलेगा, आप उसमें देखिएगा विस्तृत रूप से मैंने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बताया। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं द्वीपों को। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा गुआम द्वीप। गुआम द्वीप के नीचे मेरियाना, पलाऊ, मार्शल, किरिबाती, सोलेमान, सेंटा क्रूज, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, समोआ, टोंगा, कुक, ईस्टर और हवाई द्वीप। ये सभी द्वीप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एल्यूशियन द्वीप भी दिखता है। एल्यूशियन गर्त भी आगे बताएंगे। एल्यूशियन द्वीप ये सभी कैसे हैं, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप हैं। दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पे कनैक द्वीप भी दिखेगा। कनैक काफ़ी फेमस द्वीप है, या आदिवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, और आजकल देखेंगे तो टूरिस्ट स्पॉट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कनैक टापू। तो ये तो हो गई बातें इनके बारे में, मतलब कि द्वीप वगैरह के बारे में। द्वीप देखेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड भी आपको देखने को मिलेगा। तो लेकिन एक खास बात, इन सभी द्वीपों की श्रृंखला आपको देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें लगेंगी कि वो एक भूखंड कुछ नीचे धंसा हुआ है, तभी तो ये द्वीप बन करके ऊपर आए। मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में कि जब कोई मान लीजिए समुद्र की सतह तो कुछ इससे ऊपर होगा तभी तो द्वीप का रूप ले लेगा। तो जो नहीं दिखेगा वो क्या कहलाएगा, कटक कहलाएगा। जो ऊपर दिख गया वो कहलाता है द्वीप। तो इसका मतलब है ये, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे एक महाद्वीप का नाम सामने आया था जिसको बोला जाता था जीलैंड्रिया। जीलैंड्रिया कुछ और नहीं, वो इसी को लेकर के बताया जा रहा था, क्योंकि एक जब अंदर की स्थिति को समझने के बाद जब आती है कि हम अंदर प्रशांत महासागर की गहराइयों में झांकें कि आखिर अंदर है क्या, तो एक लोगों को मतलब कि वैज्ञानिकों को एक ढांचा दिखता है जो महाद्वीप के शेप में था, मतलब कि अन्य महासागर की तुलना में थोड़ा सा उठा हुआ था, लेकिन अधिकांश क्षेत्र इसका समुद्र के अंदर था। लेकिन फिर भी इसके कुछ द्वीप वगैरह आप देखें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे न्यूजीलैंड वगैरह हो, न्यू कैलेडोनिया हो, वनुआतू, फिजी, सोलेमान, सेंटा क्रूज, ये द्वीप वगैरह उसके उथले हुए जो क्षेत्र थे वो दिख रहे थे, इसलिए इसका नाम दिया गया जीलैंड्रिया। जीलैंड्रिया न्यूजीलैंड से ही बना हुआ है जीलैंड्रिया। तो भविष्य में आपको प्रश्न मिले कि जीलैंड्रिया महाद्वीप अगर जो बनता है 8वां महाद्वीप, तो आखिर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट कुक, जो दक्षिणी आल्प्स, क्योंकि न्यूजीलैंड तो उसी में आ जाएगा, तो उसकी चोटी वही सबसे ऊंची होगी। तो इसको याद रख सकते हैं हल्का सा। तो ये तो हो गई बातें इसके बारे में। अभी मैंने बताया है कि कुछ चीज़ें जब ऊपर दिखती हैं तो द्वीप, लेकिन जो अंदर रह जाती हैं कटक के रूप में दिखती हैं। उसी तरीके से नाम आता है अंदर आंतरिक पठारों का। ऐसे पठार जो समुद्र के अंदर ही हैं, ऊपर नहीं दिखते हैं, उनको हम आंतरिक पठार की संख्या दे सकते हैं। उसी में एक आता है एल्बेट्रॉस पठार, पेरू के तट पर स्थित है, मतलब पेरू के पश्चिम में हम देखेंगे तो आपको एक पठार देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में, जिसको बोलते हैं एल्बेट्रॉस पठार। एल्बेट्रॉस पठार प्रशांत महासागर में स्थित है। परीक्षा में भेंट आपकी कभी भी हो सकती है, एल्बेट्रॉस पठार कहाँ है।
तो प्रशांत महासागर में स्थित है। जैसे प्रशांत महासागर की श्रृंखला को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी कि यहाँ पे चारों ओर से आपको ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला दिखती है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, जिसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी हम कह सकते हैं। तो ये श्रृंखला आखिर है क्या? ये दरअसल एक ज्वालामुखियों की श्रृंखला है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसमें बहुत से ज्वालामुखी स्थित हैं, जैसे मैंने ज्वालामुखी के वीडियो मैंने बताया है, चाहे यहाँ पे माउंट मेरापी, क्राकाताओ, माउंट पिनाटुबो ले लीजिए, जापान में ले लीजिए, आप जापान का जो फेमस फ्यूजियामा ले लीजिए, चाहे अलास्का का कटमई पर्वत ले लीजिए, यूएसए को कोई ले लीजिए, या दक्षिण अमेरिका में आप ले लीजिए इक्वेडोर, चिम्बाराजो, या और भी जो भी हैं, एकाकांगुआ, ओजेस डेल सलाडो आदि सभी रिंग ऑफ फायर के ही हिस्से हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र है। प्लेटों के खिसकने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके, या फिर आप देख रहे होंगे जापान का क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ पे आए दिन सुनामी वगैरह आती रहती है। तो इसी की वजह से आती है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो पैसिफिक रिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब आप जापान के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर फोसा मैग्मा नाम की एक पर्वत श्रेणी मिलती है, जो कैसी है? फोसा मैग्मा जो पर्वत श्रेणी मिलती है वो कैसी है? वो श्रेणी है पूरी ज्वालामुखी की एक चैन बनी हुई है। तो जैसे ही हल्की सी प्लेट इधर उधर खिसकती, चाहे फिलिपाइन प्लेट हो या फिर इधर की तरफ पैसिफिक प्लेट, जैसे ही खिसकेगी तुरंत क्या होगा? वहाँ पे ज्वालामुखी की आएगा, या तो फिर आपको वहाँ पे भूकंप के झटके मिलेंगे। क्योंकि स्थल का अभाव है, भूकंप के झटके भी समुद्री क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए क्या होता है? वो सुनामी का रूप ले लेते हैं। और उसकी जो आप देखेंगे सुनामी की जो लहरें होंगी वो तटीय क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और आप जानते हैं सुनामी के क्षेत्र में जापान का अग्रणी स्थान आता है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ये तो गई बातें। अब आइए थोड़ा सा इसके अंदर जो भी यहाँ पे गर्त वगैरह स्थित हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन सी गर्तें जो प्रशांत महासागर में स्थित उनको हम देख लेते हैं। तो गर्तों की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगी एक गर्त है जिसको बोलते हैं एल्यूशन द्वीप। अलास्का के पास में स्थित है, एल्यूशन द्वीप के पास में, इसलिए इसको एल्यूशन गर्त कहते हैं। दूसरी द्वीप आप देखेंगे तो मिंडोवा गर्त है, जो जापान के पास दक्षिण में स्थित है। एक बोनिन गर्त है जो जापान के पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। बोनिन गर्त पूर्वी हिस्से पर बोनिन गर्त है। नीचे की तरफ दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे आपको गर्त दिखती है टोंगा गर्त, याद रख सकते हैं टोंगा गर्त है। टोंगा गर्त के पास उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पे मेरियाना लिखा हुआ है। मेरियाना में ही क्या है? मेरियाना के पास में एक मेरियाना गर्त स्थित है, जो भारत या कहें पूरे विश्व की सबसे निम्नतम स्थान है मेरियाना गर्त, उसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अटाकामा गर्त देखने को मिलेगी। तो और कर्माडेक गर्त है यहाँ पे टोंगा के नीचे, और आप देखेंगे तो कर्माडेक गर्त मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको न्यूजीलैंड के पास में। तो ये तो हो गई बातें प्रशांत महासागर के बारे में। आप इनके बारे में पढ़िए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप इसकी मैपिंग बनाइए, कौन कौन से सागर प्रशांत महासागर में स्थित हैं, कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। इन सभी पे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलते रहते हैं, जैसे न्यूगिनी द्वीप वगैरह। आप तो खैर प्रश्न इस तरीके के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, पहले के प्रश्न आते थे कि द्वीप का फिगर बना दिया जाता था और पूछा जाता था कि ये द्वीप कौन सा है, आप बताइए फिगर के आधार पे। लेकिन फिर भी आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, हो सकता है आपका भी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाए। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।